इकाई 10 आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ, जिसमें माटी की मूर्तें रामकृष्ण बेनीपुरी जी की लिखी हुई है। माटी की मूर्तें 12 रेखा चित्रों का संग्रह है। माटी की मूर्तें के प्रथम संस्करण में रजिया नामक रेखा चित्र नहीं था। मानव की अपने मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है, उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें हैं। अपने ग्राम्य संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए बेनीपुरी ने इस संग्रह की रचना की थी। किस लिए? ग्राम्य संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए। बेनीपुरी जी सामान्य जन के जीवन, रहन सहन, आचार विचार, संस्कार, आकांक्षा आदि के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। साथ ही इसमें जीवन के रूप को उसके निरंतर विकासशील रूप में देखने तथा गत्यात्मक अंकन में भी पूर्ण समर्थ हैं। माटी की मूर्तें हिंदी कथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करती है और उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती हैं। इसमें 12 रेखा चित्रों का वर्णन है। रजिया है, एक निम्न वर्ग की बालिका है जो चुड़िहारिन है। बेनीपुरी जी के जीवन से जुड़ा ऐसा चरित्र जिसे उन्होंने बहुत बारीकी से बुना है। रजिया से एक ऐसा आत्मीय रिश्ता जो न दोस्ती के दायरे में आता है न प्यार के, पवित्र निश्चल रिश्ता जो उनके साथ उनके बाल्यकाल से अंत तक जुड़ा रहता है। बलदेव सिंह, दूसरे में बलदेव सिंह है, पहले में रजिया और दूसरे में बलदेव सिंह। एक पहलवान युवक का मार्मिक रेखा चित्र है बलदेव सिंह का। बेनीपुरी के मामा जी के गांव का युवक जिसके पिता बचपन में ही मर गए थे, उसकी माता उसे अपने मायके ले जाती है। लंबे समय बाद वह गांव में वापस आता है। पहलवानी करते, दूसरों की मदद करते उसकी हत्या कर दी जाती है। सरजू भैया, बेनीपुरी जी के घर से सटा घर, जहाँ सरजू भैया नामक पात्र रहता है जो शरीर से एकदम दुबला पतला है। शायद ही गांव में ऐसा कोई हो। अपने पिता की इकलौती संतान बेनीपुरी जी को अपना छोटा भाई मानता है। सूदखोरी में सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। दूसरों की सेवा में खुद को नहीं देखता। कौन? सरजू भैया, तीसरे नंबर का जो रेखा चित्र है। मंगर, चौथे नंबर पे। मंगर एक हलवाहा है। वह अत्यंत मेहनती होता है। उसके जैसा मेहनतकश हलवाहा पूरे गांव में कोई नहीं होता। वह गरीब है लेकिन स्वभाव का रूखा, लेकिन ईमानदार भी है मंगर। पाँचवें नंबर पर है रूपा की आजी। रूपा की आजी अत्यंत मार्मिक रेखा चित्र है। पूरे गांव में अंधविश्वास व्याप्त है। रूपा की मां की मृत्यु के बाद उसकी आजी ही उसे पालती है। आजी मतलब एक तरह से दादी होता है या माँ की तरह उसका वो होता है। उसके विवाह के बाद उसके सास ससुर की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिस कारण सब उसे डायन कहकर पुकारते हैं। इसी अंधविश्वास के चलते लोगों द्वारा मारे जाने पर वह कुएं में कूद जाती है और मर जाती है। रूपा की आजी। छठवें में है देव। देव बेनीपुरी जी के बचपन के एक साथी का रेखा चित्र है। देव जो है बेनीपुरी जी के बचपन के एक साथी का रेखा चित्र है जो निडर और बहादुर था। इस रेखा चित्र में कथा 1930 से 32 को भी छूकर गुजरती है। जब बेनीपुरी जी पटना कैंप जेल में आज़ादी की जंग में शामिल होने पर बंद थे, बहुत वर्षों बाद देव से उनकी मुलाकात जेल में होती है और वह जान पाते हैं कि उनका वह बचपन का साथी भी नेता बनकर एक दल का नेतृत्व कर रहा है। 7वें नंबर पर बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति का रेखा चित्र है जो जाति से तेली और कर्म से ब्राह्मण से भी उच्च सिम है, जिनकी उम्र 60 से ऊपर की है। बाल गोविंद भगत की उम्र 60 से ऊपर की है और उनके एक बेटा और बेटे की पत्नी है। वह कबीर दास जी को मानने वाला और संगीत प्रेमी है। उसके बेटे की मृत्यु हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता। सच्चे अर्थों में एक साधु है। कौन? बाल गोविंद भगत। अब एक भौजी नाम से है 8वें नंबर पे। भौजी रेखा चित्र बेनीपुरी जी के स्वयं के घर की एक कथा है। उनके भैया की शादी के कटु अनुभव लेकर उनके भैया की शादी के कटु अनुभव से लेकर उनकी भाभी के साथ बीते हंसी ठिठोली भरे दिन, साथ ही कुछ कड़वे अनुभव और उन अनुभवों के बाद भी अपनेपन की गहरी आत्मीयता। भौजी की मृत्यु के बाद उनके दोनों बच्चे का लालन पालन धर्म माँ बनकर उनकी पत्नी रानी करती है। परमेश्वर बेनीपुरी के गांव का ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे उनकी कोई गहरी निकटता तो नहीं रही, लेकिन जिसकी बीमारी को खबर सुनकर वह रुक भी नहीं पाते और शहर से गांव पहुंच जाते हैं। परमेश्वर में बहुत ऐब थे।
उसने तरह तरह के नशे किए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने तक बेचकर नशे में उड़ा दिए, पर गांव में किसी का बुरा नहीं किया। अब अगले नंबर पे है बैजू मामा। बैजू मामा एक ऐसे व्यक्ति का रेखा चित्र है जिससे बेनीपुरी जी की मुलाकात जेल में हुई। बैजू को हर कोई जेल में मामा ही कहता था। वह लगभग 30 साल से जेल में चोरी की सज़ा काट रहा है। हर 1 या 2 साल में जेल से छूटता और फिर चोरी करके जेल में पहुंच जाता। बैजू मामा जो था, उसने पहली बार बैल चुराया था। जेल के पेड़ पौधे सब उसके लगाए हुए थे। अब सुबान खां है। सुबान खां भी बेनीपुरी जी के बचपन से जुड़ा एक चरित्र है जिसे उन्होंने सुभान दादा कहकर संबोधित किया है। सुभान खां एक राज थे। जब कभी भी बेनीपुरी के दीवारों की मरम्मत करनी होती तो सुभान दादा को ही बुलाया जाता। उनकी सफ़ेद दाढ़ी छोटे बेनीपुरी को बहुत भाती थी। उनकी सफ़ेद दाढ़ी छोटे बेनीपुरी को बहुत भाती थी। देश के बंटवारे से पहले सब एक दूजे के साथ मिलकर रहते थे। मंदिर का निर्माण सुभान दादा ने किया था। उन्होंने ही एक मस्जिद बनवाई थी। जब गांव में सांप्रदायिक दंगे भड़के और मुसलमानों ने गाय काटने की बात की तो सुभान दादा ने ऐसा नहीं करने दिया और मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे रहे। उधर बेनीपुरी के मामा ने हिंदुओं को रोक लिया था। बुधिया। बुधिया रेखा चित्र भी मन पर अपनी छाप छोड़ने वाला रेखा चित्र है। रेखा चित्र का प्रारंभ 8 साल की बुधिया की पठिया के चमेली के बेल और फूल खाने से होता है। अगली मुलाकात जब होती है तब बुधिया जवान हो चुकी थी। उसका शरीर गठन हो चुका था। बेनीपुरी का मित्र उन्हें बताता है कि गांव का हर युवा उसका दीवाना है। तीसरी मुलाकात में बहुत कुछ बदल चुका होता है। बेनीपुरी के खेत में गेहूं की कटनी हो रही है और एक अधेड़ औरत अपने 4-5 बच्चों के साथ खेत में काम कर रही है। उसके वक्त इधर उधर हो रहे हैं। वह कोई और नहीं बुधिया है। कथन है सुभान खां का कि मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भुला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी न होने दूंगा। सुभान खां का है। अब है ठकुरी बाबा। महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है, रेखा चित्र है और 1945 में प्रकाशित स्मृति की रेखाएं में संकलित है। स्मृति की रेखाएं में भक्तिन, चीनी फेरीवाला, रंगिया धनिया, स्मृति की रेखाएं में भक्तिन, चीनी फेरीवाला, रंगिया धनिया, मुन्नी की माँ, ठकुरी बाबा, बैरेठन गुंगिया रेखा चित्र संकलित है। ठकुरी बाबा रेखा चित्र एक मर्मस्पर्शी रचना है। महादेवी जी की ठकुरी बाबा से भेंट प्रयाग में उनके कल्पवास के दौरान हुई। इसमें ठकुरी बाबा का व्यक्तित्व, कवि का असली स्थान, काव्यानंद की प्राप्ति, देहाती कवि का जीवन चित्र खींचा गया है। ठकुरी बाबा का व्यक्तित्व, कवि का असली स्थान, काव्यानंद की प्राप्ति, देहाती कवि का जीवन चित्र खींचा गया है। ठकुरी बाबा का चरित्र उस ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे रसिया, बिरहा गाने, आल्हा या आलाप या नौटंकी आदि में भाग लेकर तरह तरह के स्वांग रचने के कारण समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। पर लेखिका महादेवी वर्मा के मन को ठकुरी बाबा की यही सहजता, निश्चलता भा जाती है। ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ठकुरी की यही सरल सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति ही लेखिका को आकर्षित करती है। महादेवी कहती हैं कि ठकुरी बाबा के चरित्र में उदारता व आतिथ्य भाव कूट कूट कर भरा है। वह सबको अपना अतिथि बनाने को आतुर रहते हैं। वह किसी दूसरे के घर जाते हैं तो दूसरे के घर का अन्न खाकर बदले में कुछ देने की परंपरा का निर्वहन करने का सरल सहज स्वभाव उनके अंदर है। इसलिए वो अपनी गठरी में खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं। कल्पवास में वस्तुओं के विनिमय अर्थात अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से वस्तुओं के आदान प्रदान की परंपरा रही है। लोगों से वस्तुओं के विनिमय अर्थात आदान प्रदान में वो सरल व सीधे हैं और ये नहीं देखते कि लोगों ने उनसे क्या लेकर बदले में क्या दिया। वह सहज सरल प्रवृत्ति के निश्चल व्यक्ति हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में लिखा गया, हरिवंश राय बच्चन जी का है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन
की आत्मकथा का प्रथम भाग है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। क्या भूलूं क्या याद करो 1969, नीड़ का निर्माण फिर से 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। इसके लिए बच्चन जी को सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। बच्चन जी को सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस आत्मकथा की शुरुआत अपने पुरखों के इलाहाबाद में बसने आने की कथा से शुरू करते हैं। बचपन से ही पढ़ने का शौक था। वहाँ छोटे बच्चे खेलते हुए अपना समय बिताते थे, वहीं बच्चन एकांत में बैठकर पढ़ने में लगे रहते थे। युवावस्था की ओर बढ़ते हुए बच्चन ने अपने एक मित्र करकल का वर्णन किया है। कौन सा मित्र है? करकल। करकल की पत्नी चंपा से भी इनका आत्मीयता का संबंध था। करकल की पत्नी चंपा से भी इनका आत्मीयता का संबंध था। बच्चन का विवाह श्यामा के साथ हुआ। बच्चन ने श्यामा का नाम ज्वाय रखा। क्या रखा? ज्वाय रखा। इसमें उनके प्रारंभिक संघर्ष की कहानी है। उनकी श्यामा के साथ शादी और श्यामा की मृत्यु का वर्णन है। वे इसमें अन्य महिलाओं के साथ अपने उन संबंधों का भी इशारा करते हैं जो हमारे समाज में अनुचित माना जाता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इसे 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना बताया जब अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि राय में ऐसी अभिव्यक्तियाँ नई पीढ़ी के लिए पाठ्य बन सकेंगी, इसी से उनकी सार्थकता भी है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का है। इस पुस्तक में मन्नू जी ने अपने भावात्मक और सांसारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। इस पुस्तक को पढ़ना एक ऐसी कथा यात्रा है जिसमें एक तरफ ख्याति प्राप्त लेखक की जीवन संगिनी होने का रोमांच शामिल है, तो दूसरी तरफ एक जिद्दी पति की पत्नी होने का संघर्ष भी। एक तरफ लेखकीय ज़रूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद, तो दूसरी तरफ घर संभालने का दायित्व भी। एक तरफ आम आदमी की तरह जीने की चाह है, तो दूसरी तरफ उपलब्धियों की लालसा भी है। ऐसे विरोधाभासों के बीच गुजरती जिंदगी का लेखाजोखा बहुत ही ईमानदारीपूर्वक मन्नू जी ने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। निजी जीवन की त्रासदियों, पति राजेंद्र यादव से बनते बिगड़ते संबंध, शादी के बाद व्यक्तित्व के 2 हिस्सों लेखिका और पत्नी में बंट जाना, लेखिका के पत्नी रूप पर पति द्वारा निरंतर प्रहार के फलस्वरूप जो लेखक ने भोगा, इन सबको बिना तथ्यों को तोड़े मरोड़े, बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी विकृति के एक आवेगहीन तटस्थता में निर्वाह किया गया है। इस पुस्तक में तथाकथित प्रगतिशील कहे जाने वाले साहित्यिक जगत में फैले गुटबाजी, वर्गीय हित, चेलागिरी पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक कहानी यह भी एक आम औरत की खास कथा है जिसमें मध्य प्रदेश के भानपुरा में जन्मी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी काली मरियल दुबली सी लेखिका अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा है। एक परंपरावादी समाज में पली बढ़ी मन्नू के लिए आधुनिकतम जीवन के पैटर्न से दूर दूर तक कोई परिचय नहीं था। उनका राजेंद्र यादव के साथ सहजीवन एक बड़े अलगाव के साथ हुआ। एक छत के नीचे जिंदगी का जो बंटवारा हुआ उसमें सारी जिम्मेदारियां और समस्याएं मन्नू के हिस्से और निजी संबंध और आज़ादी राजेंद्र के हिस्से में। जब एक कहानीकार आत्मकथा लिखने लगे तो उसमें एक कहानी जैसा रोमांच, नाटकीयता, क्लाइमेक्स, संवेदना, भावुकता आना लाजमी है। इस पुस्तक में भी रोचकता और उत्सुकता शुरू से अंत तक बनी रहती है। एक कहानी अभी अपनी अस्मिता की तलाश में जुटी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसका जीवन संघर्ष, द्वंद्व, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ रचनात्मक पहचान बनाने, वह भी एक साहित्यिक दिग्गज पति के सामने का संघर्ष है। यह उस जद्दोजहद की भी कहानी है जहाँ पुरुष से संघर्ष भी है, समझौता भी। अब आगे है मुर्दहिया, 2010 तुलसीराम जी का लिखा हुआ है। डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित मुर्दहिया मात्र एक आत्मकथा नहीं है बल्कि लेखक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के साथ साथ आसपास के सभी वर्गों, जातियों के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों और उनकी जटिलताओं की भी रचनात्मक अभिव्यक्ति है। हिंदू समाज और घर परिवार में
की में उपेक्षा, अनादर और अपमान झेलते एक बालक की त्रासद जीवन स्थिति की यह कृति यथार्थ रचती है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अपमान, उत्पीड़न, घृणा, धार्मिक जड़ता, कर्मकांड, अंधविश्वास और विद्रूप परंपराओं की बारीक परतों को मुर्दहिया उघाड़ती है। मुर्दहिया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आख्यान है। मुर्दहिया जैसी रचनाएं विषमता परक समाज को समता में बदले की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। हिंदू समाज में व्याप्त हिंसा, घृणा, शोषण एवं वर्चस्व को यह आत्मकथा बेपर्दा करती है। साथ ही दलित वर्ग की जटिलताओं एवं विसंगतियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी उद्घाटित करती है। यह आत्मकथा दलित जीवन संघर्ष की जड़ता, अंधविश्वास, कर्मकांड, धर्मांधता तथा तमाम विभेदकारी शोषण युक्त विषम परिस्थितियों के घेरे को तोड़कर उगते सूरज के मानिंद बालक तुलसीराम की संघर्ष यात्रा है। मुर्दहिया हिंदू धर्म और संस्कृति की विद्रूपता और क्रूरता का दस्तावेजीकरण है। जाति पाति, ऊंच नीच, घृणा और द्वेष से गुंथा हुआ श्रेणीबद्ध समाज कौन से तथा किस प्रकार का राष्ट्र निर्मित करेगा, यह प्रश्न आत्मकथा का आद्यंत बना रहता है। जाति आधारित ऐसी व्यवस्था जहाँ मनुष्य की पहली पहचान जाती हो, इस विभेद को मुर्दहिया में अंकित करते हुए लेखक ने दलित जीवन की त्रासदी को विस्तार से लिखा है। खेत मजदूरी पर आश्रित दलित जीवन की विभीषिका और शोषणकारी परंपरा को बड़े निर्विकार भाव से यथार्थवादी चित्रण किया गया है। अकाल के दिनों में भूखमरी के शिकार वंचित समुदायों की बेबसी को दर्शाया है। नाइयों, धोबियों, मसहरों और नटों की बदहाली का मार्मिक चित्रण मुर्दहिया में मिलता है। यह चित्रण स्व और सामुदायिक संवेदना का विस्तार है। इस प्रस्तुति से ही मुर्दहिया मात्र एक व्यक्ति, एक जाति या मात्र एक समूह की गाथा नहीं है, अपितु वेदना का सामुदायिकरण है। इस वैषम्यपूर्ण जीवन और हिंदू व्यवस्था की जड़ता से मुक्ति ही मुर्दहिया का लक्ष्य है। अंधविश्वास हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए रचे गए हैं। मुर्दहिया इसका पर्दाफाश करती है। इसमें गरीबी और भूखमरी का ऐसा पीड़ादायक चित्रण मिलता है जहां बरसात के समय कड़की के दिनों में मैदानी चूहों का मांस और बरसाती मछलियां खाकर तथा चूहों के बिलों से, गेहूं की बालियों से अनाज निकालना दलित जीवन की विभीषिका को प्रस्तुत करता है। ये तो करेक्टली बात सब लिखे हैं इसमें मुर्दहिया में। मुर्दहिया बाल मन और बाल शोषण का ऐसा क्रंदन है जिसकी चीख आद्यंत आत्मकथा में सुनी जा सकती है। मुर्दहिया में शिक्षा और शिक्षा तंत्र की जिस विद्रूपता का वर्णन मिलता है वह प्रगति के सारे दावों को खोखोला साबित करता है। अध्यापक मुंशीराम और विशेषकर सूरतलाल द्वारा दलित बच्चों को बात बात पर स्कूल में चमरकिट कहकर अपमानित करना बाल मन पर स्थायी चोट करता है। बाल्यावस्था की इस मानसिक यातना से गुजरते हुए डॉक्टर तुलसीराम का सफ़र कितना पीड़ादायक रहा होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुर्दहिया शिक्षण तंत्र की भेदभावपूर्ण मानसिकता को बदलने का खाका प्रस्तुत करती है। इस विषमता परक मानसिकता और माहौल की वजह हिंदू सामाजिक व्यवस्था है जो अभी हजारों जातियों के ऊंच नीच के भेदों में बटी हुई है। यदि इस व्यवस्था को बुनियादी तौर पर नहीं बदला गया तो देश का विकास ठहर जाएगा। यह आत्मकथा व्यवस्था के बुनियादी बदलाव की आकांक्षा का मानस स्थिति है। ऐसा तो होता ही है, जैसा मुर्दहिया में लिखा गया है ऐसा तो हो भी रहा है। आज के डेट में भी ऐसा हो रहा है कि धर्म जाति इसी का ज़्यादा इसी पे लोग रहते हैं कि ये धर्म का है, इस धर्म का है, कोई नीचे वाले जाति का है। ऐसा तो हो ही रहा है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ। और तुलसीराम जी ने, डॉक्टर तुलसीराम ने जो लिखा है मुर्दहिया में एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आप खुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा, 2015 में रमणिका गुप्ता। समाज की इसको हम लोग जो भी दिया हुआ है हिंदी आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएँ, इसको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि इसमें जो भी इस समाज में फैला हुआ है या व्यक्तित्व में जो भी फैला हुआ है, अगर आदमी यथार्थ जीवन से नहीं परिचित है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन इसको पढ़ने से ये ज्ञान होता है कि ऐसा तो कई लोगों के साथ हो रहा है।
तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। समाज की तमाम रूढ़ियों तथा पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर थोपी गई बंदिशों के विरुद्ध रमणिका जी एक आप खुदरी अर्थात जिद्दी की तरह अडिग खड़ी रहने की हिम्मत रखती है। शायद इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को नाम दिया आप खुदरी, एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा की पहले कड़ी हादसे 2005 के नाम से प्रकाशित हो चुकी है और आप हुदरी दूसरी कड़ी है जिसमें बचपन से लेकर धनवाद तक के अनुभवों को संजोया गया है। आप हुदरी में वह अनेक पारिवारिक रिश्तों की छानबीन करती है। माता पिता, नाना नानी, चाचा ताया, बुआ, भाई भाभी, यहाँ तक कि नाना मौसी के रिश्ते के बीच वह उस समय के रिश्तों में के खुलासे करती हैं। वह कहती हैं कि मैंने उचित अनुचित की चिंता नहीं की, मैंने तो कसौटियाँ ही बदल दी थी। इस आत्मकथा में एक ऐसी स्त्री के दर्शन होते हैं जिसका जितना सरोकार स्वयं के अस्तित्व की स्थापना से है, उतना ही सरोकार दुखी पीड़ित इंसानों के दुखों को दूर करने से भी है। एक ऐसी स्त्री जो स्वयं के सुख की कल्पना के वशीभूत पिता से विद्रोह करके पिता से विद्रोह करके विवाह रचा सकती है, तो धनबाद के कोयला मजदूरों के हित की रक्षा के लिए किसी के शयन कक्ष में पहुंचकर उसकी अंकशयनी भी बन सकती है। आप हुदरी एक बालिका का सेक्स की वर्जनाओं एवं यौन संबंधी विकृतियों के विरुद्ध देह मुक्ति के लिए लड़ी गई जंग है। इस युद्ध की परिणति उस युवती के रूप में होती है जो मनुष्य के रूप में एक स्वतंत्र इकाई बनकर जीवन जीना चाहती है। आप हुदरी सच्चाई का आईना है, हमारे परिवार की, हमारे परिवेश की, हमारे समाज की, कई बार हमारी खुद की सच्चाइयाँ होती हैं जिन्हें हम या तो देखना नहीं चाहते या फिर दिखाना नहीं चाहते। एकदम करेक्ट बात। मगर सत्य हमेशा से हमारे जीवन का अहम अंग रहा है, चाहे वह कितना भी विभत्स, घिनौना या विकृत हो। जिए गए जीवन का वह यथार्थ है जो भले ही अश्लील, घिनौना या विकृत हो, पर होता तो यथार्थ की विकृति को भी बयान किया है रमणिका गुप्ता ने, जो आप खुदरी में है। आप खुदरी आत्मकथा साहसिकता की मिसाल है जिसके कारण लेखिका के पारिवारिक रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह भी उठ खड़े हुए हैं। रमणिका जी का व्यक्तित्व पूरी तरह बेबाक और पारदर्शी रहा है, इसलिए उन्होंने अपने पारिवारिक संबंधों के रहस्यों को भी उजागर करने में झिझक नहीं दिखाई है, जो उनके परिवार की मान प्रतिष्ठा को कटघरे में खड़ा कर सकती थी। बचपन से लेकर अब तक वह ऐसी लेखिका रही हैं जो भारतीय समाज की जटिल पारिवारिकता, सामाजिकता के बीच फल फूल रहे ताकतवर पितृसत्ता को लगातार चुनौती देती रही हैं, चाहे इन कठिन राहों पर अकेला चलना पड़ा। आप हुदरी आत्मकथा, जो कि बहुत कुछ कथात्मक शैली में लिखी गई हैं, इसमें उन्होंने अपने परिवारजनों से विभिन्न लोगों के व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक ढंग से परखने की चेष्टा की है, जिसमें वह काफ़ी सफल ही हुई हैं। आप हुदरी पढ़ने के पश्चात हमें रियासतों की कई नग्न सच्चाइयों का पता चलता है, जिससे हमें ज्ञान हो पाया कि ऊंची ठाट बाट, शान शौकत, ऐशो आराम, रुतबा जो राजा महाराजाओं की पहचान थी, इन सब के पीछे कितना चारित्रिक खोखलापन है। आप हुदरी केवल एक महिला की आप बीती नहीं है, बल्कि यह एक तरह का ऐतिहासिक दस्तावेज है हर उन कुप्रथाओं, विकृतियों एवं ज्यादतियों का जो उस समय पैदा हुई स्त्रियों, खासकर सामंती व्यभिजाति वर्ग में पैदा हुई को झेलना सहना पड़ा। लेखिका ने पंजाब की सबसे घृणित प्रथा कुड़ीमार प्रथा का जिक्र किया है। यह प्रथा पंजाब के सबसे सम्मानीय एवं श्रेष्ठ समझे जाने वाले गुरु परिवारों में होता था। तत्कालीन समाज में जाति पाति, छुआछूत का कितना बोलबाला था, इन सब विसंगतियों पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने कई बार उदाहरण भी दिए हैं। उनके दृष्टांतों से पता लगता है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी का लिखा हुआ है, उनकी पत्नी का, 1944। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे, अनजान थे। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद की जीवनी किसी और ने लिखी हो,
लिखी ही नहीं, उनके बेटे ने कलम का सिपाही अमृत राय, उनके बेटे का नाम था कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा। पिता की जीवनी लिखी। कई अन्य साहित्यकारों ने भी इस दिशा में प्रयास किए, लेकिन वो सारा लेखन सुनी सुनाई घटनाओं पर आधारित था, जिसमें लेखकों की खुद की भी थोड़ी बहुत कल्पनाएं शामिल होती थीं। शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई इस जीवनी में हर घटना खरे सोने की तरह है, जो उनकी पत्नी ने लिखा, शिवरानी देवी ने, क्योंकि उन्होंने खुद उन पलों को जिया है और महसूस किया है। इस जीवनी में उनके बचपन से लेकर अंतिम दिनों तक की 88 घटनाओं का वर्णन मिलता है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साफगोई को जिस तरह से उनकी पत्नी ने बयान किया है, वह हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए पठनीय है। वो एक महान साहित्यकार थे, यह बात साहित्य प्रेमियों से छिपी नहीं है। साथ ही उनकी सहृदयता से भी लोग वाकिफ थे, लेकिन बहुत कम लोग ही थे ये जानते होंगे कि साहित्य से इतर वे एक संवेदनशील पति थे, जो स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे। प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को हमेशा प्रेरित किया कि वे लिखें और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपनी पत्नी के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम और सम्मान था। बहुत अच्छा। शिवरानी देवी ने उनके साथ बिताए जीवन के उन सुनहरे पलों को जिस सहज संवेदना के साथ लिखा है, उसे शायद ही अन्य साहित्यकार लिख पाता, क्योंकि उनके लेखन में भावनाओं का कहीं अभाव नहीं है और न ही उसके प्रवाह में ही कोई कमी नज़र आती है। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा और पत्नी के प्रति उनका लगाव और भी बढ़ गया। शिवरानी देवी को इस बात का मलाल हमेशा रह गया कि वे अपने पति की महानता को उनके मरणोपरांत समझ पाईं। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू लेता है। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू लेता है कि जब तक जो चीज़ हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन वो हमसे ओझल हो जाए तो हमारा मन पछताता रहता है। फिर हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। इस जीवनी को पढ़कर साहित्य प्रेमी प्रेमचंद को केवल एक साहित्यकार के रूप में नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को जान पाएंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आवारा मसीहा, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा नाम से बंगाल के बेजोड़ कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखकर प्रभाकर जी ने हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच ऐसे सेतु का निर्माण किया जो समूचे राष्ट्र की रागात्मक एकता का प्रतीक है। इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं। एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित रहे। दूसरे उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्मरण और तीसरे उनकी अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे वे स्थल और प्रसंग जिनका उनके जीवन से सीधा संबंध रहा। आवारा मसीहा में आई कोई घटना प्रभाकर जी की कल्पित नहीं है। प्रथम पुरुष के रूप में शरद के मुख से जो कुछ उन्होंने कहलवाया है वह सब उनके उन मित्रों के संस्मरणों से लिया गया है जो उनके साक्षी रहे हैं। शरद की संपूर्ण जीवनी को प्रभाकर जी ने 3 भागों में विभक्त किया है। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत, दिशाहारा। यह प्रथम पर्व है। इसके अंतर्गत विदाई होने का दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन, राजू उर्फ इंद्रनाथ से परिचय, वंश का गौरव, एक प्रेम प्लावित आत्मा, नाना परिवार से विद्रोह, भूख निरुद्देश्य यात्रा, जीवन मंथन से निकला विष, लक्ष्यहीन प्रवास की ओर, दिशा की खोज। इस द्वितीय पर्व में शरद के लेखन विकास के प्रेरणा के स्रोत, रचनाओं की पृष्ठभूमि और पात्रों से समरसता, रंगून प्रवास, गृहदाह, सृजन का आवेग, चरित्रहीन आरोप, विराज बहू और आवारा श्रीकांत की चर्चा है। दिशांत तृतीय पर्व में वह से वे, सृजन का स्वर्ण युग, देश की मुक्ति का व्रत, राजनीति से उनका लगाव और नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता के रूप में शरद का चित्रण है। शरद का चरित्र है। प्रमुख चरित्र साहसी बालक,
धर्म की झूठी और आडंबरपूर्ण मर्यादाओं का विरोध। शरद चंद्र वेश्या नारियों का सम्मान। काशीनाथ स्वच्छंदतावादी। धीरू सहृदयता। राजू विद्रोही। मोक्षदा मानवीयता। हिरणमय देवी श्रेष्ठ साहित्यकार, सच्चे राष्ट्रभक्त। भोला राम का जीव। भोला राम का जीव हरिशंकर परशाई द्वारा लिखित है और इसमें दिया क्या है। भोला राम का जीव स्वतंत्रोत्तर भारत में उभरी विसंगतियों का चित्रण है। स्वतंत्रता के पश्चात मूल्य तिरोहित होने लगे, धन पद और प्रतिष्ठा की होड़ बढ़ गई, राजनीति और अपराध का गठबंधन हो गया। देश के विकास के नाम पर अनेक योजनाएं बनी, नौकरशाहों के राजनीतिज्ञों और अफसरों की तिजोरियां भरने लगीं, परंतु आम आदमी का जीवन कठिन से कठिनतर होता गया, बदतर होता गया। लेखक संकेत करता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व आम आदमी ने सपना देखा था खुशहाली का, कि अपना देश तो स्वतंत्र हो गया है, अब तो खुशियाँ आएंगी। प्रगति का, विकास का स्वप्न भंग की स्थिति तो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुई है। मूल्यों में बदलाव, अमानवीय और क्रूर दृष्टिकोण, ये सभी स्थितियों और व्यवस्था की देन है जिनसे सब त्रास्त हैं। भोला राम इस आम आदमी का ही प्रतिनिधि है जो मरने के पहले पेंशन के लिए भटकता है और मरने के बाद उसकी आत्मा भी वहीं भटकती रह जाती है। यथार्थ जीवन की इन समस्याओं ने उसे अपने पास में इस प्रकार जकड़ लिया है कि मरणोपरांत भी उनसे छुटकारा संभव नहीं। यमदूत के पास से वह बच निकलता है, परंतु सरकारी तंत्र की जकड़ से मुक्ति का कोई उपाय नहीं। साधु संत भी इन परिस्थितियों में निरुपाय हैं। जब हर प्रकार से अर्थ प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य बन जाए तो जीवन मूल्य अपनी अर्थवत्ता खो देते हैं। विकास और प्रगति की बातें सिर्फ कागज पर ही रह जाती हैं और भोला राम जैसे लोग और उनके परिवार हताशा और भूख से तड़पते रह जाते हैं। लेखक की सहानुभूति स्पष्टतया इस आम आदमी के प्रति ही है। चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार का कोई समाधान लेखक ने प्रस्तुत नहीं किया और इसका कोई निश्चित समाधान है भी नहीं। मूल्य दृष्टि में परिवर्तन से ही यह समस्या उत्पन्न हुई है और उसी परिवर्तन में ही इसका उपाय भी निहित है। दृष्टि में बदलाव के द्वारा ही व्यवस्था में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। इस कहानी में सरकारी तंत्र में बाबू साहेब का बोलबाला, उनका भ्रष्टाचार, उनकी संवेदनहीन जड़ व्यवस्था का जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत किया है। भोला राम की निष्ठा, ईमानदारी सरकार के जड़ तंत्र के सामने प्रभावहीन लगती है। जामुन का पेड़। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़। यह कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई एक हास्य व्यंग्य रचना है। इस कहानी में उन्होंने आज के सरकारी महकमे तथा उनकी कार्यशैली पर करारा व्यंग्य किया है। यह कहानी साफ करती है कि कैसे एक छोटे से छोटे काम के लिए हम दफ्तर से दफ्तर, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट घूमते रहते हैं और फिर भी हमारा काम होने की उम्मीद नहीं होती। जैसे एक कहानी के बारे में लिखा क्या है कि एक छोटे से छोटे काम के लिए हम दफ्तर से दफ्तर बार बार जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट घूमते रहते हैं कि कब हो हमारा काम, कब हो काम, और फिर हमारा काम होने की उम्मीद नहीं होती। आजकल भी ऐसी हो रहा है। यह कहानी सरकारी विभागों की लाल फीताशाही का पर्दाफाश करती है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में फैली अकर्मण्यता पर भी करारा व्यंग्य किया गया है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को दूसरे विभाग पर तरह तरह के बहाने बनाकर डाल देता है। फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रहती है, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकलता है। पेड़ के नीचे दबा आदमी प्राण रक्षा के लिए मृत्यु से जूझता हुआ अंततः मारा जाता है। प्रायः सरकारी विभाग और दफ्तर आम व्यक्ति के प्राणों तक को अपनी विकृत फाइल कल्चर का शिकार बना देते हैं। सरकारी कार्यशैली की निकृष्टता, उसमें निहित अमानवीयता, गैर जनहितवादी अफसरशाही का दबदबा, विभागों के बीच टाला-टाली का खेल, शिक्षित मध्य वर्ग का ढकोसलापन आदि को बड़े ही व्यंग्य रूप में से यह कहानी दर्शाती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में। संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन मार्च 1956 में हुआ। यह भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर लिखने का अद्वितीय प्रयास है।
इस किताब की प्रस्तावना पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। इस किताब की प्रस्तावना किसने लिखी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। दिनकर की इस पुस्तक में हम 4 क्रांतियों का इतिहास देखेंगे। इससे पहले अध्याय में 3 प्रकरण, दूसरे में 7, तीसरे में 12 और चौथे में 7 प्रकरण हैं। पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं, दूसरे में 7 हैं, तीसरे में 12 हैं, चौथे में 17 हैं। तो 3, 7, 12, 17 इस तरह से है। प्रथम अध्याय भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, जिसमें 3 प्रकरण दिए हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ है? भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। द्वितीय में क्या है? प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तृतीय में क्या है? हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तीसरे में 12 है अध्याय, तो इसमें क्या है? हिंदू संस्कृति और इस्लाम। चौथे में क्या है? चौथे अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में भारतीय संस्कृति और यूरोप। भारतीय जनता की रचना और हिंदी संस्कृति का आविर्भाव, हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तीसरा हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। यह भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है जिसके लिए दिनकर जी को 1959 से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिनकर जी को कब सम्मानित किया गया? 1959 में। और यह लिखा कब गया था? 1956 में, है ना। और 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए, अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्यों या अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ। और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के लिए दिए हुए हैं और उसका आधा आर्येतर जातियों का अंशदान है। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। दूसरी क्रांति कितनी हुई है? 7 हुई है। कितनी हुई है? 7 हुई है। और तीसरी में 12 और चौथे में 17। 3, 7, 12, 17 इस तरह से याद होना चाहिए, कभी भी पूछ भी सकते हैं। और भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं और उसका आधा आर्येतर जातियों का अंशदान है। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की। अंत में इसी क्रांति के सरोकार में शैवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गंधलापन आया वह काफ़ी दूर तक उन्हीं शैवालों का परिणाम था। तीसरी क्रांति जो 12 है अध्याय, उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा। जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत आ पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। चौथी क्रांति जो 17 है हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। भारत में यूरोप का आगमन हुआ तथा उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों ने नवजीवन को संभव किया। इस पुस्तक में इन्हीं 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है। प्रथम अध्याय भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। द्वितीय अध्याय प्राचीन हिंदुओं से विद्रोह, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधन पर शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तृतीय अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तृतीय अध्याय में क्या है जो 12 है? हिंदू संस्कृति और इस्लाम, हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। चतुर्थ अध्याय जो 17 है भारतीय संस्कृति और यूरोप, भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा और क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान,
आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, विश्व दर्शन के प्रवर्तक ही श्री सर्वपल्ली राधा कृष्ण, मुस्लिम नवोत्थान सर मोहम्मद इकबाल, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, मुक्तिबोध। एक साहित्यिक की डायरी का प्रथम प्रकाशन 1964 में हुआ। ये मुक्तिबोध का लिखा हुआ है, गजानन माधव मुक्तिबोध का लिखा हुआ है। तो एक साहित्यिक की डायरी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1964 में हुआ। एक साहित्यिक की डायरी हिंदी में डायरी विधा की पहली कृति है जो फैंटेसी, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान के विविध स्तरों पर एक साथ चलती है। श्री अदीब संकेत करते हैं कि उनकी डायरी उस सत्य की खोज जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। मुक्तिबोध को डायरी निजी स्मृतियां न होकर इसमें साहित्य संबंधी तथ्यों का डायरी विधा में एक काल्पनिक मित्र केशव के साथ हुए संवाद के रूप में लिखा गया है। मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में कुल 13 प्रकरणों का समावेश किया है। प्रथम प्रकरण, तीसरा क्षण। मुक्तिबोध ने कला के 3 क्षण माने हैं। कला पहला क्षण जीवन का उत्कृष्ट तीव्र अनुभव क्षण है। दूसरा क्षण इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हो। तीसरा क्षण फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक की गतिमानता। दूसरा प्रकरण है एक लंबी कविता का अंत। इस प्रकरण को देखा जाए तो यह विचारों का जनक निबंध है। इसमें मौलिकता, अस्पष्टता और साफ गोई के कारण मुक्तिबोध के विचार प्रभावी रूप से सामने आए हैं। इसमें अपनी लंबी कविताओं के आकार, स्वरूप और विस्तार के बारे में चर्चा की है। इसी चर्चा के दौरान प्रगतिशीलता, यथार्थवाद, कविता की रचना प्रक्रिया, आधुनिक साहित्यकारों की स्थिति, उनके स्वभाव और श्रेणियों का विवेचन किया है। तीसरा प्रकरण है डबरे पर सूरज का बिंब। इसमें मुक्तिबोध ने व्यंग्य शैली के दर्शन दिए हैं। इसमें मध्य वर्गीय संस्कारों वाले बुद्धिजीवी की मानसिकता पर व्यंग्य किया है। हाशिए पर नोट्स। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने एक आलोचक की तटस्थता पर जोर देते हुए कहा है कि आलोचक को निष्पक्ष भाव से आलोचना करनी चाहिए। सड़क को लेकर एक बातचीत। इसमें मुक्तिबोध ने निम्न वर्ग के काव्य को भी पत्रिकाओं में प्रकाशित करने पर जोर देते हैं। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया। यह विश्लेषण संवाद शैली में हुआ है। मुक्तिबोध की लंबी लंबी बहसें सिर्फ उनके व्यक्तित्व को ही प्रतिष्ठित नहीं करती बल्कि उनके मित्रों को भी पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करते हुए पाठकों के सामने उजागर करती है। यह व्यक्तित्व विश्लेषण करके मित्रों के क्रियाकलापों और विशेषताओं के माध्यम से उजागर हुआ है। नए की जन्म कुंडली 1 और 2। इन अध्यायों के अंतर्गत मुक्तिबोध ने जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान को एक मूल्य के रूप में स्थापित किया है। साथ ही अपने मित्र के राजनीति में उतरने के प्रसंग को लेकर राजनीति की निंदा की है और समाज तथा परिवार का समर्थन किया है। वीरकर। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध वीरकर के माध्यम से जीवन के तत्वों की महत्ता को समझने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि साहित्य का विकास तभी संभव है जब समाज का विकास हो, देश का विकास हो और विशेष रूप से मानव का विकास हो। मनुष्य का विकास ही समग्र का विकास है, विशिष्ट और अद्वितीय। इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने जन साधारण के जीवन सत्य को उजागर किया है। साथ ही साथ इसी जीवन सत्य की उपेक्षा करने वाली साहित्यिक मान्यताओं की निंदा की है। इस संदर्भ में नई कहानी और नई कविता पर भी व्यंग्य करते हैं। कुटुयान और काव्य सत्य। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने प्रेम कथा के माध्यम से वास्तविक जीवन और लेखक की वास्तविक मानसिकता का अवलोकन करते हुए निर्मम निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ मुक्तिबोध ने साहित्य में जीवन मूल्य और आदर्शों को स्थापित किया है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध रचना प्रक्रिया, संघर्षों के निर्माण को जीवन तथ्यों या वस्तु तथ्यों से जोड़ते हुए व्यक्तिगत तथा अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी के जटिल प्रश्नों से जूझते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकरण में व्यक्तिगत ईमानदारी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, व्यक्तिगत
ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना का विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। जो भावना विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। इस बारे में विद्वानों की राय ये है, डॉक्टर नामर सिंह जी, कुछ लोगों का भ्रम है, उन्होंने ये कहा, कुछ लोगों का भ्रम है अथवा वे जानबूझकर यह भ्रम फैलाना चाहते हैं कि एक साहित्यिक की डायरी वस्तुतः रचना प्रक्रिया की पाठ्य पुस्तक है। एक साहित्यिक की डायरी एक व्यापक अर्थ में रचना प्रक्रिया का ग्राफ चित्र भले ही हो, वस्तुतः उत्तर शती की जटिल जीवन प्रक्रिया का जीवंत दस्तावेज है। श्रीकांत वर्मा जी का कहना है, डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है और यह गलत फहमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियाँ ही होंगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। शमशेर बहादुर सिंह का कहना है, मुक्तिबोध में गहरी ईमानदारी के साथ समस्या को सहज ढंग से प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता थी। वे अपने बचाव या किसी के भी बचाव की बात नहीं करते थे। कविताओं में दुरूह से दुरूह परिकल्पना को चित्रकार की भांति मूर्तिमान करने की कला में अद्वितीय थे। अब हम लोग पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में, जिनका लिखा हुआ मेरी तिब्बत यात्रा। तो इनका जन्म तो 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में पंदहा नामक गांव में हुआ था और इनके बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वे राहुल सांकृत्यायन के नाम से ज्ञात हो गए। 1930 में जन्म हुआ है, 1893 में। और राहुल जी के पिता का नाम पंडित गोवर्धन पांडे, माता का नाम कुलवंती देवी था। और इनका विवाह मात्र 11 वर्ष की कच्ची उम्र में अहरीला गांव जिला आजमगढ़ की संतोषी नामक युवती से हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने बचपन से ही 1907 ईस्वी में पहली बार अकेले ही कलकत्ता का भ्रमण किया था। पुनः 1909 में दूसरी बार कलकत्ता गए। उनका भ्रमणशील प्रवृत्ति यहीं से शुरू हुई। इनका मौलिक उपन्यास है 22वीं सदी। ये लिखा नहीं गया है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने सरहपा को हिंदी का पहला कवि घोषित किया और राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी ने सबसे पहले खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। किसने दिया था कौरवी नाम? राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी। इनकी मौलिक उपन्यास है 22वीं सदी, यूटोपिया, जीने के लिए। दूसरे नंबर पे जीने के लिए इनके मौलिक उपन्यास हैं जीने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास, सिंह सेनापति ऐतिहासिक है, जय योधेय योधोय ये है मौलिक उपन्यास, भागो नहीं दुनिया को बदलो राजनीतिक है, मधुर स्वप्न ऐतिहासिक है, राजस्थानी रनिवास 1953, विस्मृत यात्री ऐतिहासिक, दिवोदास ऐतिहासिक। अनुदित उपन्यास है इनका शैतान की आँख, अंग्रेजी से हिंदी में, ये सब अंग्रेजी से हिंदी में। विस्मृत गर्भ में, शैतान की आँख, विस्मृत गर्भ में। तीसरा है जादू का मुल्क, चौथे है सोने की ढाल, पांचवा है निराले हीरे की खोज। और दाखुदम, जो दास थे, अनाथ, अदीना, सुदखौर की मौत, शादी। राहुल सांकृत्यायन के कहानी संग्रह सतमी के बच्चे सामाजिक स्थिति पर है ये, गोलगा से गंगा ऐतिहासिक है ये, बहुरंगी मधुपुरी, कनैली की कथा, ये सब कहानी संग्रह है। भोजपुरी नाटक 3 नाटक और 5 नाटक इस तरह से लिखे हैं। और आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, 2 भाग में है राहुल सांकृत्यायन जी का। मेरी जीवन यात्रा, बचपन की स्मृतियाँ, मेरी जीवन यात्रा 2 भाग में, बचपन की स्मृतियाँ 1953, मेरी जीवन यात्रा 1944, मेरी जीवन यात्रा 3 भाग में 1967। जीवन साहित्य सरदार पृथ्वी सिंह का लिखे हैं। दूसरे नंबर पर नए भारत के नए नेता, अतीत से वर्तमान, माओ जे तुंग, अकबर, लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, घुमक्कड़ स्वामी, सिंघल घुमक्कड़ जयवर्धन। और यात्रा साहित्य में इन्होंने लिखा मेरी लद्दाख यात्रा, लंका यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, जो भी हम लोग को पढ़ना है, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। और
जो अभी हम लोग को पढ़ना है, उसमें लिखा गया है कि डायरी शैली में रचित तथा चित्रों से अलंकृत राहुल सांकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक का प्रकाशन 1937 में पुस्तक माला दारागंज प्रयाग से हुआ। कब हुआ प्रकाशन? 1937 में पुस्तक माला दारागंज से। यद्यपि मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ पृष्ठ 3 से 36 तक निष्काम प्रेम प्रेस मेरठ से मुद्रित हुई थी। इस बारे में राहुल जी पुस्तक की भूमिका में कहते हैं, मैंने अपनी इस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक छपकर काम रुका रहा और अब तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद यह पुस्तिका पाठकों के हाथ में जा रही है। 128वें पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसलिए वहाँ सिलसिला कुछ टूटा सा मालूम होगा। मेरी तिब्बत यात्रा कुछ अध्याय, संभवतः 2-3 अध्याय सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस तरह से वो पूरा तिब्बत के बारे में, नालंदा तिब्बत की यात्रा, इस तरह से उन्होंने लिखे हैं। और मुख्य कथन इसमें से हम बोल रहे हैं, शायद उतनी झूठी कथाएं, मुख्य कथन है ये, शायद उतनी झूठी कथाएं और जगहें नहीं मिलेंगी जितनी धर्म के दरबार में धर्म वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा करने में बड़ा सहायक होता है। अगला है, इनाम अकराम देने पर भी यदि तिब्बत में आदमी भले मानुस निकल जाए तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तीसरा है, दाल में नमक स्वाद बढ़ाने वाला होता है, किंतु उसका खास परिणाम है यदि दाल के भाग को भी नमक ही ने ग्रहण कर लिया तो फिर वह दाल क्या खाने की रहेगी। अब चौथे में, सच्चे और सादे विद्वानों को देखकर हृदय में अत्यधिक श्रद्धा हो जाना मेरे स्वभाव में है। आजकल संसार के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जन वृद्धि रोकने की चिंता में है, किंतु तिब्बती लोगों ने कई 100 वर्ष पूर्व ही यह सवाल बहुपति विवाह के रूप में हल कर दिया है। नागार्जुन ने राहुल जी की संपूर्ण साहित्य के बारे में यह कहा कि राहुल साहित्य 21,000 पृष्ठ तक पहुंच गया है। इसमें 6,000 पृष्ठ रॉयल साइज के हैं। यहाँ सब सारा का सारा मौलिक कृतियाँ ही नहीं, इसमें अनुवाद भी हैं, सार संकलन भी है, संस्कृत और पाली, तिब्बती और सिंहली, फ्रेंच और जर्मन, रूसी और रोमन, उर्दू आदि कई भाषाओं से है। हिंदी तो खैर है ही, कुछ भोजपुरी में भी है। तो ऐसे लिखा। अब इनके बारे में जानेंगे हम, राहुल सांकृत्यायन जी के, जो अरे यायावर रहेगा यार। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश जिला देवरिया के कसिया कुशीनगर के एक खंडहर में 7 मार्च 1911 को हुआ। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री और माता बेयंती देवी थी। अज्ञेय को परिवार के लोग प्यार से सच्चा कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? सच्चा। अज्ञेय उपनाम जैनेन्द्र के द्वारा सुझाए गए हैं। जैनेन्द्र जो हैं, जैनेन्द्र कुमार लेखक, उनके द्वारा अज्ञेय उपनाम दिया गया है और प्रेमचंद के द्वारा, जैनेन्द्र के द्वारा सुझाया गया और प्रेमचंद के द्वारा दिया गया है। वात्स्यायन वत्स गोत्र के कारण कहलाए। अज्ञेय जी श्री वत्स, गजानन पंडित, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ समाजद्रोही नंबर 1 नामों से भी जाने जाते थे। कुट्टी चातन उपनाम से अज्ञेय जी ने कुट्टी चातन उपनाम से इन्होंने सबरंग नामक निबंध लिखा। अज्ञेय ने 1943 में प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक के संपादकत्व में किया और राजकमल ने अज्ञेय की जीवनी शिखर से, किसने लिखा है? राजकमल ने अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक लिखी। अज्ञेय प्रयोगवाद काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा है 1959, चौथा है 1979। आचार्य शुक्ल ने अज्ञेय को क्या कहा? कठिन गद्य का प्रेत। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। प्रभाकर माचवे अज्ञेय को कहते हैं आधुनिक युग का कबीर। अब हम लोग जानेंगे कि अरे यायावर रहेगा यार में क्या क्या है। कुछ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण अरे यायावर रहेगा याद का प्रथम प्रकाशन 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में। अज्ञेय की एक और यात्रा संस्मरण एक बूंद सहसा उछली भी है, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ। तो अरे यायावर रहेगा याद 1953 में और एक बूंद सहसा उछली 1960 में। इसके अतिरिक्त जन जाए की 1984 में नामक यात्रा संस्मरण का संपादन किया है।
अज्ञे जी अपने यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मिथकों, पौराणिक कथाओं आदि को वर्णित करते हैं, जो सैकड़ों वर्षों से हमारी वाचिक और साहित्यिक परंपरा में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। अरे आया बार रहेगा याद का अंतिम उपशीर्षक है बहता पानी निर्मला। अंतिम उपशीर्षक क्या है? बहता पानी निर्मला। इसमें भी असम का वर्णन है और उन्होंने बताया असम में सोना या स्वर्ण बहुत नामों में है, सुवनश्री, सोन भराली आदि, और असम कभी सोनार असम अर्थात सोने का असम कहलाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बार उपन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे, हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा। धन्यवाद।